नमस्कार प्यारे साथियों, देखिए मैं आज आपके लिए एनसीएल असिस्टेंट फोरमैन का क्वेश्चन लाया हूं जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे और आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन को सरसरी निगाह से देखते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना है और समझना है। मैं आपको अच्छी तरह से समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिएगा मैं क्वेश्चन पे चलता हूं। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका कि पावर प्लांट में, देखिएगा ध्यान से, पावर प्लांट में एक रिजर्व जनरेटिंग क्षमता जो ऑपरेशन में है परंतु सर्विस में नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं? हार्ट रिजर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्ट रिजर्व। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा लाइटिंग स्ट्रोक सबसे खतरनाक होता है? तो आपका लाइन कंडक्टर पर प्रत्यक्ष आघात होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन कि ट्रांसमिशन दक्षता बढ़ जाती है जैसे ही हम क्या करेंगे कि वोल्टेज और पावर फैक्टर दोनों में क्या होगी? जब वृद्धि होगी तो ट्रांसमिशन दक्षता बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि जब प्रत्यावर्ती धारा कंडक्टर से गुजरती है, यानी जब प्रत्यावर्ती यानी धारा जो है जब कंडक्टर से गुजरती है तब क्या होता है? तब सतह के पास कंडक्टर का भाग कोर की तुलना में अधिक करंट वहन करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक कंडक्टर का प्रभावी प्रतिरोध ओमीय प्रतिरोध के समान होगा। तो क्या होगा आपका? करंट कंडक्टर क्रॉस सेक्शन में समान रूप से वितरित होगा। क्या होगा? क्रॉस सेक्शन में समान रूप से वितरित होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन कि स्किन प्रभाव किस पर निर्भर करता है? स्किन प्रभाव जो है किस पर निर्भर करता है? तो आपके सभी पर निर्भर करेगा। क्या करेगा? सभी पर निर्भर करेगा, यानी कंडक्टर के आकार पर, करंट की आवृत्ति पर और कंडक्टर पदार्थ की प्रतिरोधकता पर निर्भर करता है। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइनों में कैपेसिटेंस के प्रभाव को उपेक्षित किया जा सकता है यदि लाइन की लंबाई जो है कितने से कम नहीं होनी चाहिए? तो 80 किलोमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। अगला देखते हैं कि ओवरहेड लाइन के लिए सर्ज इंपीडेंस कितनी ली जा सकती है? तो 100 से 200 ओम ली जा सकती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है आपका। पिन इंसुलेटर, देखिएगा पिन इंसुलेटर सामान्यतः कितने वोल्टेज तक उपयोग किया जा सकता है? तो आपका 33 केवी तक हम पिन इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो कोरोना सामान्यतः तब होता है, कोरोना सामान्यतः तब होता है जब कंडक्टर के आसपास हवा में इलेक्ट्रोस्टैटिक तनाव सबसे अधिक होता है। तो 30 केवी अधिकतम मान सेंटीमीटर से क्या होता है? अधिक होता है। चलिए आगे देखते हैं। यदि बिजली 500 किलोमीटर की दूरी पर संचारित की जानी चाहिए तो ट्रांसमिशन वोल्टेज की रेंज कितनी होनी चाहिए? तो मैं आपको बता दूं यह 150 केवी से 220 केवी तक होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं कि लीटज तारों का उपयोग मध्यवर्ती आवृत्ति के लिए किया जाता है। तो अभिभूत करने के लिए क्या करना होगा? स्किन प्रभाव करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका। यूएचएफ पर स्किन प्रभाव कम करने के लिए क्या करना होगा? तो चांदी चढ़ी हुई तांबे की ट्यूब का प्रयोग करना होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि लंबी ट्रांसमिशन लाइनों पर इस्तेमाल किया जाने वाला रिले कौन सा होता है? तो महो रिले होता है। कौन सा रिले? महो रिले होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसीएसआर क्या है? एसीएसआर चालक में स्टील के तार का कार्य क्या होता है? तो वह मजबूती बनाता है, यानी आंतरिक शक्ति यानी अयांत्रिक, देखिएगा यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है, अतिरिक्त यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। जो बीच में आपका स्टील का जो वायर होता है ना, वह मजबूती प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बूस्टर मूल रूप से क्या है, यानी बूस्टर क्या है? तो बूस्टर एक ट्रांसफार्मर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्ट सर्किट सबसे खतरनाक होता है? शॉर्ट सर्किट सबसे खतरनाक होता है तो आपका डेड शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। डेड शॉर्ट सर्किट सबसे खतरनाक होता है। चलिए आगे देखते हैं कि एक ट्रांसमिशन लाइन में यदि बूस्टर ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाना है तो अधिमानित स्थान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मध्यवर्ती बिंदु पर प्रभाव पड़ेगा। अगला देखते हैं कि उच्च वोल्टेज अनुप्रयोगों के लिए प्रयुक्त इंसुलेटर का किस चीज का परीक्षण
किया जाता है? तो आपका उपयुक्त में से दोनों किया जाता है, यानी पावर पर आवृत्ति का परीक्षण और आवेग परीक्षण यानी दोनों किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन देखिएगा आप लोग कि विद्युत रोधी पदार्थ की विद्युतीय विकार शक्ति निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करेगी? तो आपका उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुप्रयुक्त वोल्टेज के स्वरूप, परावैद्युत पदार्थ के अपूर्णता पर, दबाव, तापमान और आर्द्रता पर, यानी सभी के सभी हो जाएंगे। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग विद्युत उपकरणों में विद्युत रोधी पदार्थ के रूप में किया जाता है? तो आपका सल्फर हेक्साफ्लोराइड हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि ठोस विद्युत रोधी पदार्थ का विद्युत यांत्रिकी विकार किस कारण से होता है? तो आपका विद्युत क्षेत्र द्वारा उत्पन्न बलकृत प्रतिबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक 3300 बटे यानी 250 वोल्ट यानी 50 हर्ट्ज सिंगल फेज ट्रांसफार्मर जो 125 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रभाव वाली क्रॉस सेक्शनल कोर पर और कम वोल्टेज वाइंडिंग को चालू करने के लिए बनाया जाता है, तो उच्च वोल्टेज वाइंडिंग पर चक्र की संख्या कितनी होगी? तो 924 होगी। कितनी होगी? 924। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक 100 वोल्ट एसी सप्लाई से 800 प्राथमिक चक्र और 200 द्वितीय चक्र वाले ट्रांसफार्मर की आपूर्ति की जाती है, तो द्वितीयक वोल्टेज क्या होगा? तो आपका 25 वोल्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25 वोल्ट। चलिए अगला देखते हैं कि एक 100 वोल्ट एसी सप्लाई से 800 प्राथमिक चक्र वाले 200 द्वितीयक चक्र वाले ट्रांसफार्मर की आपूर्ति की जाती है, तो वोल्ट प्रति चक्कर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन सेम है, थोड़ा सा अंतर है, तो क्या हो जाएगा आपका? तो आपका 0.125 यानी 0.125 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा कि 25 केवीए यानी किलो वोल्ट एम्पियर ट्रांसफार्मर में जिसमें वोल्टेज अनुपात 3300 और 400 वोल्ट 3300 बटे 400 वोल्ट और प्राथमिक और द्वितीयक करंट ज्ञात कीजिए। कहने मतलब क्या है कि 3300 वोल्ट है जिसे हम कन्वर्ट करते हैं किसमें? 440 वोल्ट में यानी 400 में। ठीक है, ट्रांसफार्मर के माध्यम से। तो पूछ रहा है कि प्राथमिक और द्वितीयक में करंट क्या होगा? तो आपको क्या बताना? 7.58 एम्पियर और 62.5 एम्पियर होगा। चलिए अगला, निम्नलिखित में से क्या घटता है यदि ट्रांसफार्मर की कोर पटरित की जाती है? तो क्या होगा? आपका पावर धारा का ह्रास होगा यानी लॉस होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि ट्रांसफार्मर में लौ ह्रास कहां पर होता है? ट्रांसफार्मर में लौ ह्रास कहां पर होता है? तो आपका कोर में होता है। कहां पर होता है? कोर में। ठीक है, अगला देखिए, शून्य लोड अवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा ह्रास नगण्य होता है? कौन सा ह्रास नगण्य माना जाता है? तो आपका ताम्र ह्रास नगण्य माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि ट्रांसफार्मर में ताम्र ह्रास कहां पर होता है? तो आपके बाइंडिंग होगा। जब भी ह्रास होगा यानी लॉस होगा, क्या होगा? बाइंडिंग होगा। अगला, एक ट्रांसफार्मर में किस दिशा में अधिकतम दक्षता होती है? किसमें अधिकतम दक्षता होती है? तो आपका ताम्र ह्रास और लौ ह्रास में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक ट्रांसफार्मर में भंवर धारा ह्रास को किस प्रकार कम किया जा सकता है? तो पटलों की मोटाई को कम करके भंवर धारा को कम किया जा सकता है। चलिए अगला देखते हैं कि एक ट्रांसफार्मर में प्राथमिक और द्वितीयक सर्किट के बीच चुंबकीय युग्म को किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है? तो निम्न विमुक्ता के चुंबकीय कोर का उपयोग करके। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि ट्रांसफार्मर में कौन सा ह्रास लोड के साथ मुख्य रूप से बदलता है? तो किसके साथ बदलता है? तो ताम्र ह्रास के साथ बदलता है। अगला देखते हैं कि ट्रांसफार्मर में पावर फैक्टर होता है। ट्रांसफार्मर में पावर फैक्टर होता है तो लोड के पावर फैक्टर पर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि शून्य लोड पर ट्रांसफार्मर द्वारा लिया गया करंट क्या होता है? शून्य लोड पर ट्रांसफार्मर द्वारा लिया गया करंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अनुप्रयुक्त वोल्टेज से 80 डिग्री कम होगा। ठीक है, अगला, एक ट्रांसफार्मर पर शॉर्ट सर्किट परीक्षण क्या होता है यानी क्या देता है? तो आपको मालूम होना चाहिए कि पूर्ण लोड पर ताम्र ह्रास देता है। ठीक है, यानी जब शॉर्ट करेगा तो क्या होगा? वाइंडिंग जल जाएगी। कहने का मतलब ये शॉर्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे, ऊंचाई ट्रांसफार्मर किस में वृद्धि करता है? ऊंचाई यानी हाइट ट्रांसफार्मर जो है किस में वृद्धि करता है? तो आपका वोल्टेज में करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अपचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है? अपचाई ट्रांसफार्मर का मतलब क्या होता है? आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन में क्या होता है कि दूसरी यानी द्वितीय जो चक्र है वो क्या होता है? सेकेंडरी। मतलब क्या होता है? प्राइमरी और सेकेंडरी होता है। जब अपचाई की बात करेगा तो प्राइमरी वाइंडिंग की टर्नों की संख्या जो है सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्नों से क्या होगी? ज्यादा होगी। तब वो क्या होगा? आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं कि उच्च आवृत्ति ट्रांसफार्मर में क्या प्रभाव पड़ता है? तो फेराइट कोर का उपयोग
किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्या है कि एक ट्रांसफार्मर पर ओपन सर्किट परीक्षण क्या देगा। एक ट्रांसफार्मर पर ओपन सर्किट परीक्षण क्या देगा, तो आपको कोर का हाउस देगा। ठीक है, यानी ओपन सर्किट टेस्ट ऑन ट्रांसफार्मर यील्ड यानी कोर लॉस देगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन। देखिएगा आप लोग ध्यान से कि एक ट्रांसफार्मर में रिसाव प्रभाव निर्भर करता है। रिसाव प्रभाव किस पर निर्भर करेगा, तो लोड करंट पर निर्भर करेगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसफार्मर पर एक नियमित परीक्षण नहीं होता है, तो क्या है आपका रेडियो इंटरफेरेंस परीक्षण। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि एक ट्रांसफार्मर में यदि पीक वोल्टेज प्राथमिक को दिया जाता है तो क्या होता है, लौ हास कम होता है। अगला, एक ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर तेल का क्या कार्य है, ट्रांसफार्मर में हम तेल डालते हैं तो उसका कार्य क्या है, इंसुलेशन और शीतलन प्रदान करना। ठीक है, यानी इंसुलेशन को बचा कर रखता है, ठंडा रखता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक वितरण ट्रांसफार्मर में समानता होता है तो कोर हास ताम्र हास से कम होता है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि बुशोज रिले ट्रांसफार्मर में कार्य करेगी जब क्या होता है, बुशोज रिले ट्रांसफार्मर में कब कार्य करेगी, तो आपको मालूम होना चाहिए कि वो ट्रिप करवा देता है। यानी बड़ा आंतरिक दोष जब होगा तो क्या होगा, वो ट्रिप करवा देगा, यानी ट्रांसफार्मर को बंद करवा देगा। ठीक है, चलिए आगे, एक ट्रांसफार्मर में शून्य वोल्टेज मिनिमम कब होगा, तो आपको मालूम होना चाहिए कि यह लीडिंग पावर फैक्टर पर निर्भर करता है। चलिए अगला देखते हैं कि एक ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है जब परिवर्तन अनुपात कम होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन, ध्यान से आप लोग देखिएगा। यदि ट्रांसफार्मर कोर तांबे से बना होता है, यदि ट्रांसफार्मर कोर जो है तांबे से बना होता है तब भंवर धारा ह्रास अधिक होगा। अगला, लोड अवस्था में दो समान ट्रांसफार्मर की दक्षता किसके द्वारा निर्धारित की जा सकती है, तो बैक टू बैक परीक्षण किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि एक ट्रांसफार्मर को तांबे से बना है और कॉइल स्टील तार से बना है तब क्या होगा, उस समय तब आपका बाइंडिंग ताम्र हास अधिक होगा। अगला, एक ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में से कौन सा हास पूर्ण भार पर निर्भर यानी शून्य होता है, कहने का मतलब क्या होता है, शून्य होता है, तो आपका घर्षण हास होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि स्कॉट कनेक्शन में मुख्य ट्रांसफार्मर में केंद्रीय टैप होता है, तो आपका प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंग दोनों में टैप होता है। अगला, ट्रांसफार्मर में टैप चेंजर का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो द्वितीयक वोल्टेज में समायोजन के लिए किया जाता है, यानी वोल्टेज को घटाया बढ़ाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि एक ट्रांसफार्मर में अधिक करंट क्या प्रभावित करता है, तो उपरोक्त सभी करता है, यानी इंसुलेशन लाइव करेगा, यांत्रिक तनाव करेगा, तापमान में वृद्धि करेगा, यानी सभी के सभी करेंगे। अगला, करंट ट्रांसफार्मर का उपयोग निम्नलिखित में से किस उपकरण के साथ किया जा सकता है, तो उपरोक्त में से सभी, उपरोक्त में से कोई भी हो सकता है, यानी एम मीटर, वाट मीटर और वाट आवर मीटर कोई भी हो सकता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से क्या ट्रांसफार्मर पर एक फिटिंग नहीं होता है, तो कंप्यूटर नहीं होता है क्योंकि वो मोटर में लगता है। ठीक है, कंप्यूटर नहीं होता है। अगला देखिए क्या है कि ट्रांसफार्मर की रिएक्टेंस किस पर निर्भर करती है, ट्रांसफार्मर की जो रिएक्टेंस है वह किस पर निर्भर करेगी, तो रिसाव प्रभाव पर निर्भर करेगी। चलिए आगे देखते हैं, यदि सप्लाई वोल्टेज की आवृत्ति को दोगुना हो जाती है तो कौन सा हास उस समय बढ़ जाएगा, तो भंवर धारा का हास जो है लॉस क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किस ट्रांसफार्मर में प्राइमरी यानी प्राथमिक का हिस्सा, प्राथमिक वाइंडिंग का जो हिस्सा है वह द्वितीयक वाइंडिंग के रूप में भी कार्य करता है, तो आपका ऑटो ट्रांसफार्मर हो जाएगा। ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों सेम रहता है। ठीक है, उसमें कोई टैप नहीं होता है, आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस आवृत्ति में सबसे लंबी अवधि होती है, तो 1 हर्ट्ज में सबसे लंबी अवधि होती है। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि कौन सा उपकरण एसी को डीसी में परिवर्तित करता है, तो आपका रेक्टिफायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेक्टिफायर जो है एसी को डीसी में परिवर्तित करता है। अगला देखते हैं कि कौन से रंग का तार समांतर घर की तारों में फेस तार प्रदर्शित करता है, तो आपका लाल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, आप लोग ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। देखिए, भू इलेक्ट्रोड प्रतिरोध यानी भू इलेक्ट्रोड रेजिस्टेंस की बात कर रहा है, तो आपका पृथ्वी के संदर्भ में भू इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध हो जाएगा। अगला देखिएगा कि किसी भी बिंदु पर पृथ्वी के विद्युत क्षमता को पारंपरिक रूप से क्या लिया जाना चाहिए, तो आपका 0 लिया जाता है। क्या लेता है, 0। चलिए आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्राउंडिंग क्या है, यानी ग्राउंडिंग है तो क्या है, करंट ले जाने वाले
पार्ट का ग्राउंड से कनेक्शन। जैसे किसी उपकरण को यदि हम चलाते हैं तो एक फेस और ग्राउंड देते हैं, या फिर कोई मोटर है उसे हम क्या करते हैं, ग्राउंड देते हैं, नहीं अर्थिंग देते हैं। कहने का मतलब यह है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्थिंग का प्रकार नहीं है। तो आपको अर्थिंग का प्रकार नहीं है तो क्या है आपका, संतुलन अर्थिंग जो है वह अर्थिंग का प्रकार नहीं है। सिस्टम अर्थिंग हो गया, उपकरण अर्थिंग हो गया, स्थैतिक और बिजली संरक्षण अर्थिंग हो जाएगा, लेकिन संतुलित अर्थिंग नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आप लोग ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रोड का प्रकार है। इलेक्ट्रोड का प्रकार आपका उपरोक्त में से सभी हो जाएगा, यानी प्लेट अर्थिंग, यानी मतलब प्लेट इलेक्ट्रोड यानी प्लेट अर्थिंग, पाइप अर्थिंग यानी पाइप इलेक्ट्रोड, राड अर्थिंग यानी राड इलेक्ट्रोड, यानी सभी के सभी अर्थिंग के हो जाएंगे। यानी अर्थिंग के सब क्या है, प्रकार है, इलेक्ट्रोड के प्रकार है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा आपका मैथ का क्वेश्चन है। आपको मैथ के क्वेश्चन को मैं आसानी से और ट्रिक से समझाऊंगा, आपके दिमाग में सेट कर दूंगा। देखिए मेरा पहला नंबर क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 480 छात्रों में से आपके 85% लड़कियां और 70% लड़के उत्तीर्ण हुए हैं। यदि परीक्षा में कुल 75% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं तो कितने लड़के परीक्षा में उपस्थित हुए थे, हमें यह बताना है। ठीक है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे आपको मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, एकदम बेसिक तरीका से बताऊंगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए क्या करेंगे हम, इसमें आपके गर्ल हो जाएंगे जो आपके 85% होंगे, ध्यान दीजिएगा 85%। उसके बाद आपके बॉय हो जाएंगे जो आपके 70% होंगे। टोटल है कितना, 75%। तो हम क्या करेंगे, मिश्रण की तरह इसको सॉल्व करेंगे। बड़े में से छोटा घटाना है, यानी 85 में से 75 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। उसके बाद 75 में से 70 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो मैं बता रहा हूं रेशियो में कोई भी आपका रेशियो दे उसे हम छोटा करेंगे, जब तक छोटा करेंगे तब तो किसी और से ना कटे। तो 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, यानी 1 और 2 का रेशियो आ गया। अब 1 2 नहीं कटेगा। तो क्या बोला, टोटल छात्रों की संख्या कितनी है, 480 है। ध्यान दीजिए 480, तो रेशियो को हम जोड़ देंगे, कर देंगे आपके 2 1 3, 3 जो है कितने के बराबर है, ध्यान दीजिए 3 जो है आपके 480 के बराबर है। तो हम डिवाइड करेंगे, यानी 1 का 16 48, यानी 160 हो जाएगा। यानी 3 का 480 तो 1 का 16 48, यानी 160 हो जाएगा। हमसे बोला है कि लड़के परीक्षा में कितने उपस्थित हैं, तो जो लड़के का रेशियो है कितना, 2 है। तो 2 में हम क्या करेंगे, 160 का गुना करेंगे तो कितना आएगा आपका, ध्यान दीजिए कितना आएगा, 320 आएगा। 320 छात्र उपस्थित थे। यदि लड़कियों का पूछे तो हम 16 में 1 का गुना करेंगे, यानी 160 का 1 में गुना करेंगे तो कितना आ गया, 160 एकम 160, यानी 160 लड़कियां हो गई और तो आपके 320 बॉय हो गए। टोटल करेंगे आपके 480 छात्र हो जाएंगे। तो हमसे बोला लड़के परीक्षा में कितने उपस्थित थे, तो आपके 320 हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन को समझ गए होंगे कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है, 475 रुपया में हार्ड डिस्क बेचकर एक व्यक्ति को कितना 5% का नुकसान होता है। तो 5% का लाभ पाने के लिए उस व्यक्ति को कितने में हार्ड डिस्क बेचना होगा। देखिए इस क्वेश्चन को मैं आपको बेसिक तरीका से यानी शॉर्ट ट्रिक में आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखिए क्या करेंगे हम, टोटल वाला कितना 475 रुपया में बेच रहा है तो उसे 5% का नुकसान हो रहा है, यानी 5% जो है कितने के बराबर है, ध्यान दीजिए 475 रुपया के बराबर है, यानी 100% बराबर क्या हो जाएगा, 475 बटे 100, यानी जो भी आपका वस्तु है या जो भी आपका प्रोडक्ट है 100% अपने आप में क्या है 100%, यानी 5% का नुकसान हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, 100 में से 5 को घटाएंगे, यानी आपका आएगा कितना 95 गुणे 100 हो जाएगा। अब हम इसे डिवाइड कर देंगे, यानी 19 बचे 95, 19 नहीं 38, उसके बाद यहाँ पर आपका हो जाएगा 95, 19 बचे 95, यानी 25 बटा 5 गुणे 100, यानी 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, आपका आएगा कितना 25 गुणे 20, यानी 25 दूनी 50, यानी आपका जाएगा 500। 500 ये आपका क्या है, उसका मूलधन है। 500 रुपया उसका क्या है, कॉस्ट प्राइस है। उसे 5% का लाभ पाने के लिए यदि हम चाहेंगे तो 5% जो नुकसान निकाले उसे हम ऐड कर देंगे। ध्यान दीजिएगा 500 में यदि हम 25 को जोड़ दें तो कितना आएगा 525
हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रिक हो गया। और यहाँ देखिए दूसरा, देखिए यदि इसको हम चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तक हमें क्या मूलधन मालूम हो गया है, तो हम क्या करेंगे कि हमें 5% लाभ चाहिए, तो 100% बराबर आपका 500। ठीक है, तो हमें चाहिए 5% लाभ, तो हम क्या करेंगे 5% बराबर आपका 500। ध्यान दीजिए 500 बट्टे कितना 500 आपके गुणे होंगे। देखिए 500 गुणे 105 बट्टा क्या हो जाएगा 100 होगा, यानी 500 गुणे 105 बट्टा 100, तो 0 आपका 0 कट जाएगा, यानी आपका आएगा कितना। देखिए 5 में हम 105 का गुना करेंगे। ध्यान दीजिए 5 में हम आपका 5 में 105 का गुना करेंगे तो कितना आएगा 5 × 5 = 25 और 5 × 1 = 5, यानी 525 हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन को आपको समझ में आ गया होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है, एक कक्षा में छात्रों की औसत आयु कितनी है। औसत आयु आपका 16 वर्ष है, लड़कों की औसत आयु कितना है आपका 21 वर्ष है, और लड़कियों की आयु जो है 12 वर्ष है। यदि कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी है 10 है, तो लड़कों की संख्या क्या होगी। देखिए मैं आपको क्वेश्चन को आसान तरीका से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि आपको क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाए। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ध्यान दीजिए। देखिए मैं आपको बता रहा हूं क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। तो क्या करेंगे, क्या बोला है लड़कों की औसत आयु, यानी आपको मान लेते हैं यहाँ पर बॉय, उसके बाद आपके हो जाएंगे गर्ल। ठीक है, मैं क्या आपको ट्रिक से बताऊंगा। तो जो आपके बॉय है कितने वर्ष के हैं 21 वर्ष के हैं, और जो गर्ल है वह कितने वर्ष के आपके 12 वर्ष के हैं, और उनकी औसत आयु कितनी आपका 16 है। तो मैं आपको मिश्रण के तरीका से आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे बड़े में से सबसे छोटे को हमें घटाना, यानी 21 में से 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 5 आएगा। फिर मैं 16 में से 12 घटाऊंगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा। ध्यान दीजिए 4 बचेगा। फिर देखिए हम क्या करेंगे, इसमें हमसे बोला है कि लड़कियों की संख्या कितनी है 10 दिया है, तो लड़कियों की रेशियो कितनी आपका 5 है, यानी क्या करेंगे 5 का आपका 10 के बराबर हो जाएगा। 5 जो है 10, यानी लड़कियों की संख्या कितनी है 10 है, रेशियो कितना 5 है, तो हम क्या करेंगे 5 का 10 जाएगा, तो 1 का 5 दूनी 10, यानी 1 का 2 हो जाएगा, यानी गुना कर देंगे 5 में हम 2 का गुना जब करेंगे तो आपका कितना आएगा 5 दूनी 10। देखिए 10 लड़की आ गई। उसके बाद बॉय में गुना करेंगे, यानी 4 में आपका 2 का गुना करेंगे तो कितना आएगा 2 चौको 8, यानी लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि आपको प्रॉब्लम होगी, नहीं समझ में आएगा कोई भी क्वेश्चन, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक महिला एक व्यक्ति को अपनी माँ के भाई का बेटा बताती है, तो महिला से व्यक्ति का संबंध क्या है। देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, क्या बोला है एक महिला एक व्यक्ति को, देखिए ध्यान दीजिए, मान लीजिए कोई महिला है, ध्यान दीजिए कोई महिला है, कह रही एक महिला एक व्यक्ति को अपनी माँ के भाई का बेटा, यानी वो महिला है जो उसकी माँ हो जाएगी। ध्यान दीजिए उसकी माँ का क्या बोला, एक महिला एक व्यक्ति को, एक व्यक्ति है जो अपनी माँ के भाई, यानी जो महिला उसकी माँ का क्या हो जाएगा ये, ध्यान दीजिए ये आपका भाई हो जाएगा। ध्यान दीजिए भाई हो जाएगा, भाई का बेटा, भाई का क्या हो जाएगा बेटा। ध्यान दीजिए भाई का बेटा, ध्यान दीजिए भाई का जो बेटा होगा तो महिला से किस प्रकार संबंधित होगा। कहने का मतलब क्या है, कोई महिला है जो उसकी माँ के भाई के बेटे, यानी कहने का मतलब क्या है, जो महिला है उसके मामा का क्या हो जाएगा लड़का हो जाएगा। यानी हमसे बोला है कि महिला से व्यक्ति का संबंध क्या होगा, महिला से व्यक्ति का संबंध क्या होगा, तो आपके ममेरा हो जाएगा। ध्यान दीजिए फिर मामा का लड़का हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या ऑपरेशन ग्रीन मिशन में सम्मिलित नहीं किया गया है, तो आपके अदरक हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश में एक वन्य जीव अभयारण्य है। मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में आपके केओनी वन्य जीव अभयारण्य है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कोवैक्सीन किसके द्वारा विकसित की गई थी। जो कोवैक्सीन है वह किसके द्वारा विकसित की गई थी, तो मैं आपको बता दूं कि आपका भारत बायोटेक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। देखिए एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो आपके 7 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने किस नदी को जीवित इकाई घोषित किया है? तो आपके ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे, जिसे हम बोलते हैं सुखना बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, ऑपरेशन नमस्ते किस से संबंधित है? जो ऑपरेशन नमस्ते है वह आपका भारतीय सेना से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़े क्षेत्र पर कौन सी फसल बोई जाती है? ध्यान दिए, सबसे बड़े क्षेत्र पर कौन सी फसल बोई जाती है? तो आपके चावल बोए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस विषय के लिए दिया जाता है? यानी जो नोबेल पुरस्कार है वो कौन से विषय के लिए दिया जाता है? तो आपके भौतिकी रसायन के क्षेत्र में, आप फिजियोलॉजी या आपका चिकित्सा हो जाएगा, उसके बाद आपके साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र, यानी सभी में आपके नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। नंबर क्वेश्चन है, हर्ष चरित्र और कादंबरी किसकी रचना है? देखिए यह एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको क्या बोला, हर्ष चरित्र और कादंबरी किसकी रचना है? तो आपके वान भट्ट हो जाएंगे, बाण भट्ट जिसे हम बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली कब शुरू की थी? तो आपके 1997 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाणिनि थे, पाणिनि कौन थे? तो पाणिनि एक आपके वैदिक काल का एक सांस्कृतिक व्याकरण था, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है? तो आपके नॉर्वे हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है? जो दक्षिण की गंगा है उसे कौन सी नदी को कहा जाता है? तो आपके कावेरी हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र की स्थापना महात्मा गांधी जी ने 1903 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में किया था? तो आपके इंडियन ओपिनियन हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, 2017 में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने एक मिशन में 104 उपग्रह भेजे थे? तो आपके कौन होंगे? इसरो हो जाएंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त किया है? भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त किया है तो आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले भारत के रत्न पुरस्कार प्राप्त किए थे। अगला नंबर क्वेश्चन है, खासी किस राज्य की प्रमुख भाषा है? जो खासी है वह कौन से प्रमुख राज्य की भाषा है? तो आपके कौन हो जाएंगे? मेघालय हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एंटना एक प्रसिद्ध ज्वालामुखी है जो कहां पर स्थित है? तो आपके इटली में स्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन है, तुंगभद्रा अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? देखिए एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुंगभद्रा अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? तो आपका कर्नाटक में स्थित होगा। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है? हमें यहां बताना है कि कौन सी संख्या गलत है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? ध्यान दीजिए, 1 9 उसके बाद 25 दिया है, उसके बाद आपका 50 है, उसके बाद 81 है। ठीक है, इसमें आप दिमाग लगाइए कि पहले इसमें किया क्या, जोड़ा है, घटाया है, स्क्वायर किया, क्या किया। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम देखेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन को हम स्क्वायर करते हैं, ठीक है, यानी 1 का स्क्वायर यानी 1 कम 1, ठीक है, फिर 3 का स्क्वायर 3 तरीके 9 हो जाएगा, फिर 5 लेते हैं, 5 का स्क्वायर 5 बचे 25, उसके बाद 5 के बाद क्या आता है? 7 आता है। ये विषम संख्या चल रही है, ठीक है, तो 7 का स्क्वायर 7 सकते हैं 49, यहाँ दिया 50, ठीक, आगे में लेते हैं 9 का स्क्वायर 9 81, देखिए ध्यान दे 9 81 हो गया, यानी जो आपका 50 है वहां पर क्या होना चाहिए? 49 होना चाहिए, इसलिए 50 का गलत है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। रीजनिंग के क्वेश्चन को आपको शांत दिमाग से समझना होगा, क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चन में जोड़ा, घटाया, गुणा, भाग कुछ भी किया जा सकता है।
अगला नंबर क्वेश्चन है, राम अपने घर से चलना शुरू कर 4 किलोमीटर उत्तर में, फिर 3 किलोमीटर आपके पश्चिम में, फिर 8 किलोमीटर दक्षिण में चलता है। वे अपने घर से कितनी दूरी पर है? देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान है। देखिए क्या करेंगे, जैसे जैसे बोला है वैसे हम ऐसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्या बोला, राम अपने घर से, मान लीजिए यहाँ पर राम है, ठीक है, वह 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में चल रहा है, फिर 3 किलोमीटर पश्चिम में चला, फिर 8 किलोमीटर दक्षिण में चला है। 8 किलोमीटर दक्षिण में चला। वे अपने घर से कितनी दूर पे? ध्यान दीजिए, यहां से यहां की दूरी कितनी है? 3 है। यहां से यहां 4 चल दिया, तो यहां मेरा 4 बचा कि नहीं बचा? यानी 4 हो गया, 3 हो गया, यहां हमें नहीं मालूम है। तो हम क्या करेंगे, एक फार्मूला होता है आपका, कर्ण बराबर आपका रूट में आपका लंब होता है। ध्यान दीजिए, लंब होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। ध्यान दीजिए, आधार का स्क्वायर होता है। तो हम क्या करेंगे, कर्ण बराबर आपका रूट में, ध्यान दीजिए रूट में हम कर लेंगे क्या, आपका मान लीजिए 4 का स्क्वायर, ध्यान दीजिए 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ध्यान दीजिए 3 का स्क्वायर, 4 चौक को 16, 3 तरीके 9 बराबर रूट में कितना आएगा, 16 9 25। तो फिर हम स्क्वायर को हटाएंगे, कड़ी को हटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। यानी आपके हो जाएंगे 5 किलोमीटर दूरी पर है। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या चुनिए। यानी हमें सबसे छोटी संख्या बतानी है, तो आपके 0.33 हो जाएंगे, यानी 0.33 होगा जो सबसे छोटी संख्या होगी। क्वेश्चन है, स्पुतनिक भी क्या है? जो स्पुतनिक भी है वह क्या है? तो मैं आपको बता दूं, यह आपका कोरोना वायरस वैक्सीन होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। जो कोरोना वायरस वैक्सीन है आपका स्पुतनिक भी है। अगला नंबर क्वेश्चन है, गटर के संत के रूप में किसे जाना जाता है? जो गटर के संत है वह कौन है? तो मैं आपको बता दूं कि आपका मदर टेरेसा हो जाएगा।